अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हमारे पास नाइन्थ की केमिस्ट्री है। तो नाइन्थ केमिस्ट्री का कोर्स मैं चाह रहा था, बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर नाइन्थ केमिस्ट्री का जो कोर्स है वो भी आप चैप्टर 1 से उसकी वीडियोस जो है वो हो सके डेली बेसिस पे या फिर आफ्टर 2 डेज़ उसको अपलोड कर दीजिए। तो मैंने सोचा चले मैं उसके ऊपर भी वीडियो जो है वो बना के अपलोड कर देता हूँ ताकि बच्चों के लिए आसानी हो जाए। तो आपको पता है कि जो नाइन्थ केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड है उसका सबसे पहला चैप्टर जो है वो है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री जो है उसके फंडामेंटल्स क्या है। बट एक बात याद रखिएगा कि केमिस्ट्री का जो स्टार्ट है ना वो कहाँ से हुआ। जब भी आपने केमिस्ट्री के बारे में सोचना है तो आपके जो फंडामेंटल्स हैं उनके बारे में आपको माइंड में रखना होगा। अब फंडामेंटल्स क्या है केमिस्ट्री के बारे में? सबसे पहले जो चीज़ आई वो होता है मैटर। जब भी हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे जहन में मैटर आता है। अब मैटर क्या चीज़ है भाई? पुराने ज़माने में लोग जो थे वो सबसे ज़्यादा स्टडी करते थे या तो वुड को देखते थे या फिर रॉक्स या लिविंग थिंग्स या फिर इस तरह का जो है चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते थे। तो ये सोचते थे कि लकड़ी किस चीज़ की बनी है, पत्थर किस चीज़ के बने हैं, या जो जो इंसान हैं, परिंदे हैं, या जो ये दरख्त हैं किस चीज़ के बने हैं। तो ग्रीक फ़िलासफ़र्स ये कहते थे, उनका ये मानना था कि चाहे आपके पास लकड़ी है, कुछ भी है हमारे इर्द गिर्द, वो 4 चीज़ों से मिलके बने हैं। मतलब ग्रीक फ़िलासफ़र्स ने हमें एलिमेंटल सब्सटेंस 4 एलिमेंट्स को जो है वो हमें बताया। अब उन 4 एलिमेंट्स में हमारे पास कौन कौन सा है? उन्होंने कहा या तो ये सारी चीज़ें जो है ये वाटर से मिलके बनी हैं, या ये एयर से मिलके बनी हैं, या ये मिट्टी से, या फिर यहाँ पे फायर आग से। तो ये हमारे पास 4 सबस्टांसेस हैं, 4 एलिमेंट्स हैं जिनसे ये चीज़ें मिलके बनी हैं। उसके बाद काफ़ी अर्से तक ये चीज़ चलती रही और 19th सेंचुरी में जाकर हमें जो मॉडर्न केमिस्ट्री है उसके बारे में जॉन डाल्टन ने एक प्रॉपर एटॉमिक थ्योरी का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया। अभी ये हमारा स्टार्टिंग है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास ये जो चैप्टर है कि जो हम फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर है किस बारे में? ये चैप्टर बेसिकली मैटर के बारे में है कि हम इसके अंदर मैटर को डिस्कस करेंगे कि जो मैटर है वो क्या चीज़ है। तो यहाँ पे हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम एम्पिडोकल्स है। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था जो भी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया 4 एलिमेंट्स का। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो दुनिया में जो कुछ भी है, जितना भी मटीरियल है, वो 4 चीज़ों से मिलके बना है। मिट्टी, एयर, वाटर एंड फायर। तो ये 4 चीज़ें हैं जिनसे ये मिलके चीज़ बनी है। उसके बाद उन साइंटिस्ट के बाद प्लाटो आए, एक फ़िलासफ़र थे। उनका ये मानना था, उन्होंने इन 4 एलिमेंट्स को आगे फर्दर एक्सप्लेन किया कि मिट्टी क्या होती है, इसकी कंपोजिशन क्या है, हवा क्या होती है, वाटर के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो पाई जा सकती हैं। तो प्लाटो ने इनके जो कॉन्सेप्ट था 4 एलिमेंट्स का, उनको एक्सप्लेन किया। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो अरिस्टोटल का नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा जो है इनके बारे में डिस्कशन हुआ है। तो अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ये था कि उन्होंने कहा कि भाई ये जो आपके पास मिट्टी, हवा, पानी और आग है ना, इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। तो अरिस्टोटल ने इनकी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो डिफ़ाइन किया कि दुनिया की कोई भी चीज़ जो है वो बनी इन 4 चीज़ों से है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क आया है। कैसे? एक एग्जांपल उन्होंने दी कि जैसे क्ले होती है, एक मिट्टी होती है। मिट्टी को आप गर्म करते हैं तो गर्म करके वो क्या बन जाता है? एक पॉट बन जाता है, एक बर्तन बन जाता है। तो भाई मिट्टी से हमने क्या बना दिया? एक बर्तन बना दिया। कैसे? उसको हीट करके। इसी तरह उन्होंने बात बताई एयर की। एयर मतलब गैस, कि हवा जो होती है वो उड़ती है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती है आसमानों की तरफ, और जब वो ऊपर जाती है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो होने की वजह से वो ऊपर जाके लिक्विड स्टेट में हो जाती है, और वो लिक्विड स्टेट में बारिश की फॉर्म में नीचे आती है। तो अरिस्टोटल ने हमें ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो प्रॉपर्टीज़ की बेस पे समझा दिया। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, ग्रीक फ़िलासफ़र्स ने ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि दुनिया की हर चीज़ 4 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, उनमें अर्थ, एयर, वाटर और फायर। ये कॉन्सेप्ट जो है ये आलमोस्ट 2000 ईयर्स तक, 2000 साल तक ये कॉन्सेप्ट चलता रहा। साइंटिस्ट इस कॉन्सेप्ट को मानते रहे। उसके बाद अगर आगे चलते हैं 9th की केमिस्ट्री के अंदर, ये थोड़ा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हम जो 9th की केमिस्ट्री है, पहला चैप्टर है, उसके अंदर ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बड़ा डिस्कशन हुआ है। बच्चे कहते हैं सर ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री जो है उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। तो बच्चों आसान सा ट्रिक है कि आपने याद रखना है कि केमिस्ट्री की टोटल 8 मेजर ब्रांचेस हैं, ठीक है? मेजर 8 ब्रांचेस हैं, और उन 8 ब्रांचेस को आपने अंडरस्टैंड कर लेना कौन कौन सी है। तो उनको मैंने मेंशन किया हुआ है। फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है और एनालिटिकल केमिस्ट्री है।
तो ये हमारे पास 8 मेजर ब्रांचेज हैं केमिस्ट्री के। उससे पहले केमिस्ट्री क्या है भाई, केमिस्ट्री का भी पता होना चाहिए। तो केमिस्ट्री जो है एक साइंस है, या आप कह सकते हैं ये साइंस की एक ब्रांच है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम मैटर को स्टडी करते हैं और मैटर के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसको स्टडी करते हैं। तो हम कह सकते हैं दिस इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी, वी एग्जामिन, वी ऑब्जर्व मटीरियल और मैटर एंड द चेंजेस इट अंडरगोज, कि उसके ऊपर कौन कौन से चेंजेस आते हैं हम उसको स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे आपने केमिस्ट्री की डेफिनेशन याद रखनी है और उसके ब्रांचेस के नेम याद रखने हैं। अब ब्रांचेस में कौन कौन से आते हैं, अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो बेटा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री एक्चुअली ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसके अंदर हम मैटर का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं, मैटर का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं और उसके बारे में जो थ्योरीज आई हैं उनको हम स्टडी करते हैं। उसके बाद अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इसके अंदर हम जितने भी कार्बन वाले, दुनिया के अंदर जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट है, उन कंपाउंड्स की स्टडी करने को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी तरह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा बेटा क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा जो कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं, जिनके अंदर कार्बन पाया जाता है, तो उसके अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट डिस्कस करें बायोकेमिस्ट्री, तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर मेरा बेटा हम डिस्कस करते हैं लिविंग थिंग्स को। लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, मतलब ये कि मैं एक लिविंग थिंग हूँ, मेरे अंदर कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, मेरे अंदर वाटर है, मेरे अंदर प्रोटीन है, ये सारी चीज़ें हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की बात की जाए, इंडस्ट्री से आया है ये वर्ड, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्री से। तो हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो जो केमिकल्स बनाते हैं, कौन कौन से मेथड से बनाते हैं, कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंटेशन से बनाते हैं, कौन कौन सी टेक्निक से बनाते हैं, तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर हम केमिकल्स की मैन्युफैक्चर ऑन लार्ज स्केल हम स्टडी करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें न्यूक्लियर केमिस्ट्री की, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री नाम में हमें पता चल रहा है न्यूक्लियर, तो बेटा हम न्यूक्लियर से रिलेटेड, मतलब ये कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, एटम के अंदर जो एटॉमिक न्यूक्लियर है उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं, जो रेडिएशंस आती हैं, उसको स्टडी करते हैं। मतलब प्रोटॉन, उसके बाद न्यूट्रॉन के जो रिएक्शंस होते हैं वो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। एटॉमिक बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, ये सारा इसके अंदर आता है। उसके बाद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, दिस इज़ आल्सो स्टडी ऑफ, किस चीज़ की स्टडी है, स्टडी ऑफ केमिकल्स जो कि रिलेट करते हैं हमारी सराउंडिंग से, हमारे इन्वायरमेंट से, कि भाई ये वाला केमिकल इंसानों को या सराउंडिंग को या सोसाइटी को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता, या इस कंपाउंड के सोसाइटी को या एनवायरनमेंट को क्या क्या फ़ायदे हैं। तो हम क्या करते हैं, केमिकल्स और टॉक्सिक केमिकल्स के जो इफेक्ट्स हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरनमेंट के ऊपर जो उनके इफेक्ट्स हैं हम उसको स्टडी करते हैं। उसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री जो लास्ट ब्रांच है 8th में से, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री एनालिसिस से आया ये वर्ड, एनालिसिस। हम इस ब्रांच के अंदर, इस केमिस्ट्री की इस ब्रांच के अंदर केमिकल्स को एनालाइज करते हैं कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उसकी परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है, तो एनालिसिस करते हैं प्रॉपर। तो ये हमारे पास केमिस्ट्री ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री हैं जो कि हमने 8 डिस्कस कर ली। उसके बाद अगर आगे देखें तो एक छोटा सा जो है वो एक कह सकते हैं एक स्टोरी है जो कि 9th क्लास में आपकी बुक पे मेंशन होगी प्रॉपर। उसमें लिखा गया था कि एक अर्शमीदिस एक साइंटिस्ट थे, तो एक फ़िलासफ़र थे, तो उनको एक काम सौंपा गया, किसी एम्परर ने, किसी किंग ने उन्हें काम दिया कि भाईजान आप जो है ये बताएं कि मेरे पास एक क्राउन है, मेरे पास एक ताज है जो मुझे मिला है और मुझे कहा गया है कि प्योर गोल्ड का है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्योर गोल्ड का है, तो आप मुझे ज़रा ये फाइंड करके बताएं कि प्योर गोल्ड है या नहीं है। अब ये जो अर्शमीदिस साहब थे, इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने कहा कि ठीक है मैं जो है वो इसको रिसर्च करता हूँ, इसको देखता हूँ। तो एक दिन वो नहा रहे थे, एक टब में उन्होंने छलांग लगाई, तो उन्होंने देखा कि जैसे ही उन्होंने पानी के अंदर छलांग लगाई तो जितना उनका अपना वॉल्यूम था उतने ही वॉल्यूम का पानी बाहर निकल गया। तो उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि इस तरह करके मैं मतलब लिक्विड चीज़ के अंदर कोई भी चीज़ ऐड करके उस चीज़ का वॉल्यूम फाइंड कर सकता हूँ, चाहे उसकी जो मर्ज़ी शेप हो। क्योंकि अगर हमारे पास एक क्यूब है ना, क्यूब का हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं कैसे, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ और उसकी हाइट को मल्टीप्लाई करके। लेकिन एक इंसान है या एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं है, तो उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड किया जाए, ना उसकी प्रॉपर हाइट है ना उसकी विड्थ है। तो अर्शमीदिस ने हमें ये प्रिंसिपल बताया, उन्होंने कहा कि उसको डिप कर दो लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर डिप कर दो। तो जब आप उसको डिप करेंगे तो जो वॉल्यूम में चेंज आएगा कि वाटर का जो पहले वॉल्यूम था, जब आपने कोई और चीज़ उसके अंदर डिप कर दी तो जो चेंज आया वॉल्यूम का
वो असल में उसी चीज़ का वॉल्यूम है। एग्जाम्पल देते हैं, मेरे पास ये पेन है, मुझे इस पेन का वॉल्यूम नहीं पता, तो मैं एक गिलास लेता हूँ, एक गिलास के अंदर 1 लीटर पानी ले लेता हूँ, और जब मैंने 1 लीटर पानी के अंदर ये पेन डाला तो डेफिनेटली वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो थोड़ी जगह ऑक्यूपाई करेगा। तो ये बेटा जितनी जगह ऑक्यूपाई करेगा तो वो वाटर के वॉल्यूम में राइज हो जाएगा। तो उस राइज को मैं मेजर कर लूँगा। पहले 1 लीटर था, अब 1.2 लीटर हो गया, तो जो 0.2 लीटर वॉल्यूम आया है वो इस पेन का है। तो इस तरह उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस क्राउन का जो है मैश कर लिया और प्योर गोल्ड का मैश कर लिया। इसी तरह उन्होंने प्योर गोल्ड का जो है वो वॉल्यूम कर लिया और उस क्राउन का भी उन्होंने वॉल्यूम कर लिया। वॉल्यूम करने का मेथड मैंने बताया, दोनों को वाटर के अंदर डिप कर लिया। जब उन्होंने दोनों का वॉल्यूम और मैस फाइंड कर लिया तो इस डेंसिटी के मेथड से उन्होंने दोनों की डेंसिटी मेजर कर ली। तो जब दोनों का मैस जो था वो इक्वल था तो वॉल्यूम अगर डिफरेंट आ गया तो डेंसिटी डिफरेंट आएगी। क्योंकि फॉर एग्जांपल इस क्राउन का उन्होंने वेट किया, पहले इसका वेट आया मैं कहता हूँ 1 kg आ गया, तो उन्हें इसी तरह 1 kg गोल्ड ले लिया, ठीक है, मैं सेम है। बाद में उन्होंने इनका वॉल्यूम किया वाटर के अंदर डिप करके, तो इसका वॉल्यूम आया आप कर लें 0.5 dm3, और प्योर गोल्ड का आया आप कर लें वॉल्यूम 0.3 dm3, ठीक है। तो जब उन्होंने डेंसिटी फाइंड की तो डेंसिटी उन्होंने फाइंड की 1000 ओवर 0.5, यहाँ पे मैं ग्राम कर देता हूँ dm3। तो इसकी डेंसिटी कुछ और आई तो इसकी डेंसिटी कुछ और आई, तो उन्होंने क्लियरली बता दिया कि आपका जो क्राउन है वो प्योर गोल्ड का नहीं है, क्योंकि प्योर गोल्ड की डेंसिटी और इसकी डेंसिटी में फ़र्क है। तो ये भी आपकी बुक पे मेंशन है, तो मैंने कहा चलें बच्चों को ये भी अंडरस्टैंड करवा देते हैं। उसके बाद ये छोटा सा एक टॉपिक है, ये भी बड़ा मज़े का है, ये भी आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, कि हमें सर एग्जाम्पल के साथ बताएं कि कौन सी ब्रांच क्या बताती है, कौन सी ब्रांच हमें किस बारे में नॉलेज देती है। तो ये बुक पे प्रॉपर मेंशन्ड है, तो मैंने उसको ज़रा इजी करके एक्सप्लेन कर दिया। हमने क्या किया बेटा, हमने विनेगर ले लिया, सिरका ले लिया, जो कि फूड के अंदर हम यूज़ कर देते हैं गोश्त बनाने के लिए, इस तरह के आइटम प्रिपेयर करने के लिए। तो उस विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है, उस एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COOH होता है। अब ये कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड को हम स्टडी करते हैं, हम डिफरेंट ब्रांचेस के हवाले से देखते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री इस कंपाउंड को कैसे देखती है, तो बेटा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम इस कंपाउंड की स्टेट्स को डिस्कवर कर सकते हैं कि लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, या गैसियस स्टेट में है, और उसके बाद उनका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है। लिक्विड स्टेट में उसके मॉलिक्यूल्स कितने क्लोज हैं, सॉलिड स्टेट में उसके मॉलिक्यूल्स कितने क्लोज हैं। उसके बाद उनकी जो थीरीज़ हैं स्ट्रक्चर में कि टेट्रागोनल है, टेट्राहेड्रल है, किस तरह की ज्योमेट्री है, ये सारे का सारा डिस्कशन हम क्या करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर करेंगे। अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हम लेते हैं एसिटिक एसिड को, हम कैसे डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम एसिटिक एसिड को इस तरह डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इसके अंदर कार्बन है, ये कार्बन कंपाउंड है, तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, लाइक इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे, कि क्या ये वाटर के अंदर डिजॉल्व होता है, क्या ये लाइट के साथ रिएक्ट करता है, इसके रिएक्शंस देखेंगे, ठीक है। तो ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करेंगे। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या करेंगे, क्योंकि ये कार्बन वाला कंपाउंड है तो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम इसको नॉर्मली स्टडी नहीं करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, नोट करने वाली बात है, बहुत सारे ऐसे कार्बन वाले कंपाउंड्स हैं जो कि ऑर्गेनिक नहीं है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बाइड्स और कुछ कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। इनमें कार्बन तो होता है लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक एनालिसिस करेंगे इसके अंदर, क्योंकि हाइड्रोजन है उसको स्टडी कर लेंगे, इसके अंदर ऑक्सीजन है उसको स्टडी कर लेंगे। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर किया जाएगा। उसके बाद अगर बाकी ब्रांचेस के लिहाज से देखा जाए एसिटिक एसिड को, लाइक बायोकेमिस्ट्री, तो हम कहेंगे भाई हम क्योंकि इसको कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ये जाता है, तो हमारी बॉडी के अंदर जाके ये कौन कौन से रिएक्शंस कर सकता है, डिज़ोल्व कैसे होगा, हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है उसके साथ कैसे ये डील करेगा। तो ये सारी चीज़ें बायोकेम लाइफ, मतलब हमारे जानदारों के अंदर जो केमिकल्स हैं उनकी स्टडी, क्योंकि हम एसिटिक एसिड के हवाले से बात कर रहे हैं, तो एसिटिक एसिड जब हम कंज्यूम करते हैं तो उससे हमारी बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट्स आते हैं उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर हम एसिटिक एसिड को ये इस तरह देखेंगे कि हम स्टडी करेंगे कि एसिटिक एसिड को लार्ज स्केल पे कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में कैसे बनाया जा सकता है, हम कौन कौन से केमिकल्स को मिला के इसको बना सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक से बना सकते हैं। तो ये हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम रेडिएशंस के साथ इसको रिलेट करेंगे, इसके ऊपर रेडिएशन स्ट्राइक करेंगे, रेडिएशन को स्ट्राइक करने से इसके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है हम ये स्टडी करेंगे।
इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो हम ये डिस्कस करेंगे कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, क्या एसिटिक एसिड जो है वो इन्वायरमेंट पे कोई इफेक्ट कर रहा है, क्या एसिटिक एसिड को खाने से इंसानों के ऊपर कोई इफेक्ट हो रहा है, तो ये सारी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लास्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम इसको कैसे डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हम इसको डिटर्मन कर सकते हैं। इसकी परसेंटेज देख सकते हैं कि इसके अंदर कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, नाइट्रोजन कितने परसेंट है, इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे मेजर करने हैं। मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड जितना भी काम होगा, जितनी भी एनालिसिस है, वो सारी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।